अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरा एक्ट 2024। जैसे इसमें एसटीओ के सिलेबस में दिया गया है कि आपने इसमें से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट करनी हैं। आपने इसमें से जो कह रहे हैं कि आपने करना है, सबसे पहले आपने इसमें देखना है ऑब्जेक्टिव्स, ये प्रिपेयर करना है, पूरा एक्ट नहीं करना। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं जो है पावर्स, और उसके बाद है इन्फोर्समेंट प्रोसीजर। ठीक है, हमने ये 3 चीज़ें करनी है पीरा एक्ट 2024 में से। सबसे पहले इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें टोटल चैप्टर जो हैं हमारे पास वो हैं 18। ठीक है, टोटल सेक्शंस कितने हैं वो हैं 82, और इसमें शेड्यूल लॉज कितने हैं वो हैं हमारे पास 5। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि इसको पास्ड बाय पंजाब असम्बली, पंजाब असम्बली कभी पास किया था पंजाब असम्बली ने से, तो वो डेट भी पूछ सकता है। तो वो है हमारे पास 11 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि इसको साइन कब किया था गवर्नर ने, साइन बाय गवर्नर, तो वो क्या डेट थी, व्हाट इज़ 16 अक्टूबर 2024। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इन्फोर्स्ड कब हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था, ये हुआ था 17 अक्टूबर 2024। फिर वो पूछता है कि ये जो है इसको जो है इसके जो है डीजी कौन है, पीरा का जो डीजी है हमारे पास उनका नाम क्या है, तो वो है कैप्टन फ़ारूक अतीक ख़ान। ठीक है, और इसमें एक लास्ट इम्पॉर्टेंट है कि पीरा लॉन्च किया था मरीम नवाज़ ने, कब लॉन्च किया था, तो लॉन्च बाय मरीम नवाज़, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था जी 14 जुलाई 2025। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 18 है हमारे पास। टोटल सेक्शंस कितने हैं, 18। इसको याद करना इस तरह से कि 18 तो चैप्टर्स हो गए, अब इसी 8 से आपने याद रखना है कि 82। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास शेड्यूल लगा है वो हमारे पास 5 हैं। ठीक है, ये इस सीक्वेंस से आपने इसको तरह याद रखना है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट इसमें है कि इन्फोर्स्ड कब हुआ था, 17 अक्टूबर। डीजी कौन है इसके, कैप्टन फ़ारूक अतीक ख़ान, और इसको लॉन्च किया था मरीम नवाज़ ने कब, 14 जुलाई 2025। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स पेपर्स में भी इसके ना पूछे, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव्स हम बस इसको देख लेते हैं पॉइंट्स, उसके मेन हेडर्स कौन से हैं। सबसे पहला इसका जो है कि ऑब्जेक्टिव वो हमारे पास आ जाता है कि कॉम्बैट करता है या प्रमोट करता है, प्रमोट कल्चर ऑफ एथिकल इन्फोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 पे आ जाता है कि अपहोल्ड करता है, क्या अपहोल्ड करता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास रहता है क्या करता है, प्रमोट करता है ई गवर्नेंस को। उसके बाद है कि नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है सेंट्रलाइज करता है या जो है इन्फोर्स करता है पब्लिक वेलफेयर लॉज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एड्रेस करता है इश्यूज़ को,
लाइक हमारे पास आ रहता है कि आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, फिर हमारे पास आ जाता है होर्डिंग, फिर आ जाता है प्राइस मैनिपुलेशन, ठीक है। ये हैं इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो हैं ऑब्जेक्टिव्स। अगर वो पेपर में कोई भी पूछ लेता है ऑप्शंस में कि इसमें जो पीरा के मेन ऑब्जेक्टिव्स की हैं, तो ये हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स सारे। इसके अलावा भी और हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास यही हैं। उसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं कुछ पीरा के। अगर हम फंक्शंस को देखें, उसमें हमारे पास आ जाता है कि मार्केट इंस्पेक्शन, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है इन्फोर्समेंट एक्शन, और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेशन विद अदर एजेंसीज, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं इसके फंक्शंस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके जो मेन हमारे पास है कि आपने इसके पावर्स बतानी है। पावर से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हम इसका थर्ड पोर्शन है, जो ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए। पावर से पहले हम इसके पढ़ लेते हैं इन्फोर्समेंट प्रोसीजर क्या है और इसकी कंपोजिशन कैसे है, ठीक है। कंपोजिशन पढ़ लेते हैं और फिर हम इसके पढ़ेंगे पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये था, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन, और अब हमारे पास है पार्ट 2। ये है हमारे पास इन्फोर्समेंट प्लस कंपोजिशन, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं इसकी कंपोजिशन कैसे है कि पीरा डिपार्टमेंट में किस तरह से कंपोजिशन की गया है, हाई लेवल टू लोअर लेवल। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अथॉरिटी के। अब सबसे पहले है, हम जैसे में पता है कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं लॉ मेकर, सबसे पहले हमारे पास होता है लॉ मेकर। ये होती है हमारे पास हायर अथॉरिटी, इसमें हमारे पास रहते हैं चेयरमैन, डीजी। मैं पीरा ला के भी बताता हूँ, ये सिर्फ एक बेसिक सिंपल पे है कि किस तरह से हिरार्की काम करती है। फिर हमारे पास रहते हैं कि एक होता है हमारे पास लॉ मेकर, जो लॉ बनाते हैं। अब जैसे पीरा का लॉ है तो उसके बारे में लॉ कौन बनाते हैं, ये लॉ मेकर्स। देन हमारे पास रहते हैं इन्फोर्समेंट वाले, जिसमें हमारे पास रहते हैं डीसी वगैरह या इन्फोर्समेंट। देन हमारे पास रहते हैं इन्फोर्समेंट स्टेशंस, ये हमारे पास लास्ट में रहता है कि कोई भी इन लॉ की जो है खिलाफ वर्जी करता है, देन उस पर ये एक्शंस लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट लॉ को ये करवाते हैं। और यहाँ पे अथॉरिटीज़ होती हैं जो जो एक्शंस लेती हैं किसके ख़िलाफ़, पर्सनस के ख़िलाफ़ के जो इस लॉ को प्रॉपर जो है रेगुलेट नहीं करते या उस पर अमल नहीं करते। अब अगर हम अथॉरिटी की बात देख लें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं अथॉरिटी। ये हम देख रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे, ये किसकी है, ये पीरा डिपार्टमेंट में अथॉरिटी, ठीक है। अगर हम अथॉरिटी में देखें तो इसमें हमारे पास रहते हैं टोटल मेंबर्स। अगर वो पूछता है तो टोटल मेंबर्स अगर हम इसमें देख लें तो हमारे पास हैं 18। ये पूछ सकता है कि अथॉरिटी में कितने टोटल मेंबर्स हैं, वो आपने याद रखना है, वो हैं 18। अब इनकी कंपोजिशन कैसे है इन 18 की, इनकी कंपोजिशन इस तरह से है कि आपके पास जो है सबसे पहले चेयरपर्सन होता है किसी भी डिपार्टमेंट का,
चेयरपर्सन, तो वो हमारे पास है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही पंजाब का है तो चीफ मिनिस्टर भी पंजाब की होंगी। उसके बाद हमारे पास होता है वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। उसमें हमारे पास होता है चीफ सेक्रेटरी, फिर हमारे पास होते हैं ये सारे मेंबर्स। उसके बाद जो है हमारे पास मेंबर्स आ जाते हैं। अच्छा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो MCQs में पूछी जा सकती हैं वो ये हैं कि 3 मेंबर्स होते हैं, कहाँ से? प्रोविंशियल असेंबली से, ठीक है। और इन्हें जो है कौन अपॉइंट करता है? इसमें होता है 3 मेंबर्स में 1 इंक्लूडिंग फीमेल, मतलब कि 2 मेल हो गए और 1 फीमेल। और इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको जो अपॉइंट करता है CM, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। जो प्रोविंशियल असेंबली से 3 मेंबर्स आते हैं, 2 मेल और 1 फीमेल। फिर हमारे पास आते हैं कि 4 होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि 1 फीमेल होती है, 3 मेल हो गए, 1 फीमेल, 3 मेल। अब इन्हें कौन अपॉइंट करता है? इन्हें अपॉइंट करता है DG, और इनकी टर्म होती है फॉर 3 years, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं कि ये आपने याद रखना है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं इनको सिलेक्शन पैनल एक होता है, सिलेक्शन पैनल, जो इनको क्या करता है? अपॉइंट करता है। अब ये सिलेक्शन पैनल भी पूछ सकते हैं कि कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें भी 3 मेंबर्स होते हैं सिलेक्शन पैनल में, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो है वो 18 है। ये MCQs है इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिशन। सबसे पहले चेयरपर्सन, चीफ मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन, चीफ सेक्रेटरी। फिर 3 मेंबर्स होते हैं हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली से, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? CM। और फिर 4 मेंबर्स होते हैं हमारे पास कहाँ से? ये होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, इसमें 1 फीमेल होती है और 3 मेल होते हैं। इन्हें कौन अपॉइंट करता है? DG। और इनकी टर्म कितनी होती है? 3 years। और एक सिलेक्शन पैनल होता है 3 मेंबर्स का जो इन्हें अपॉइंट करता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये तो होगी अथॉरिटी, हाई लेवल की अथॉरिटी। और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी होती है, कि अब कोई भी मीटिंग होनी है, मीटिंग ये नहीं है कि इस 18 में से जो है वो जो है 2 बंदे कह दें कि हमने मीटिंग करनी है कि कोई लॉ के ऊपर, तो इस तरह से नहीं होगा। इसके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कोरम कितना होता है? 1/2। ये MCQs इम्पोर्टेंट है कि कितना कोरम मीटिंग के लिए चाहिए होता है? 1/2, ठीक है। अब ये हो गई हमारे पास अथॉरिटी कि उसमें चेयरपर्सन आ गए, इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल असेंबली से मेंबर्स भी आ गए, इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी आ गए, और उसके बाद उनकी टर्म भी मैंने बता दी तो कितनी होती है, उसको सिलेक्शन पैनल किस तरह से अपॉइंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन। अब वो थी अथॉरिटी, अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो चेयरपर्सन होता है, उधर चेयरपर्सन कौन था? वो थे CM। इधर हमारे पास चेयरपर्सन कौन होगा? ये होगा हमारे पास डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर होगा। इस तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट DPO जो होता है वो भी मेंबर होता है इसका। और इसमें एक मेंबर होता है डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड लॉ का जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है
डिस्ट्रिक्ट हेड आल्सो अ मेंबर, ठीक है। फिर इस तरह से इसमें डिस्ट्रिक्ट अटार्नी भी आ जाते हैं और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी, इसी तरह से ये टोटल मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी कितना कोरम चाहिए होता है 50%, उसके लिए कितना था 1/2, और इसका भी कितना कोरम चाहिए होता है 50%। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपसे ये पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरपर्सन कौन होता है, तो आपने बताना है कि डिप्टी कमिश्नर होता है। अगर वो पूछता है कि अथॉरिटी में चेयरपर्सन कौन होता है, वो होता है हमारे पास चीफ मिनिस्टर। DPO इसका मेंबर होता है, और शेड्यूल्ड लॉ का जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है वो भी इसका मेंबर होता है, ठीक है। अब हमने अथॉरिटी से डिस्ट्रिक्ट लेवल भी पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है इससे नीचे कि इन्फोर्समेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट। अब एक ये है, जैसे अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये तो था ना हमारे पास, समझें प्रोविंस पंजाब की अथॉरिटी, ये था हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब एक समझें डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर या डिस्ट्रिक्ट कोई भी है, उसका ये जो है ये हेड हो गए। अब इनसे नीचे क्या होता है, अब हर तहसील लेवल पे, अब इसमें क्या होता है कि इन्फोर्समेंट स्टेशंस होते हैं, जैसे पुलिस स्टेशंस होते हैं, इसी तरह से इनके भी स्टेशंस होते हैं, इन्फोर्समेंट स्टेशंस। अब इनकी कंपोजिशन किस तरह से होती है, इनकी कंपोजिशन इस तरह से होती है कि सबसे पहले हमारे पास होता है SDO, ठीक है, BS-16, ये इन्फोर्समेंट स्टेशन का क्या होता है, हेड होता है। अगर हम इसके नीचे देख रहे हैं तो इसके नीचे होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS-14, फिर उसके नीचे आ जाता है हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो वो होता है BS-7, फिर हमारे पास रहता है सर्जेंट्स, तो ये होता है BS-7। देन हमारे पास रहता है सपोर्टिंग स्टाफ, ये है हमारे पास एक तहसील लेवल पे इन्फोर्समेंट स्टेशन का स्ट्रक्चर, कि उसमें सबसे पहला हेड जो होता है हमारे पास SDO होता है, उसके बाद हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर, देन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, देन हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह रहता है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि DERB क्या होता है, DERB, अच्छा इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑपरेशन आर्म, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑपरेशनल आर्म ऑफ पीरा, ये होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बोर्ड, ठीक है। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है हमारे पास डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। फिर इस तरह से सपोर्टिंग स्टाफ भी आ जाते हैं, तो ये हमारे पास होता है DERB। अच्छा, अब हमने तहसील लेवल पे पढ़ लिया। अब इसका जो प्रोसीजर है वो हम प्रोसीजर पढ़ते हैं कि किस तरह से इन्फोर्समेंट प्रोसीजर, ये तो थी ना उसकी कंपोजिशन के प्रोविंस लेवल पे किस तरह से होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह से, फिर एक तहसील लेवल पे इन्फोर्समेंट स्टेशंस होते हैं तो उनमें किस तरह से कंपोजिशन होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इन्फोर्समेंट प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले कि किस तरह से कंप्लेन आती है और फिर उस पर जो है सारा प्रोसीजर किया जाता है, कौन उस पर जो है करता है, काम करता है, और किस तरह से सारा होता है। अब हम पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट प्रोसीजर। इन्फोर्समेंट प्रोसीजर, अच्छा इन्फोर्समेंट प्रोसीजर क्या है, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि जिस तरह से जो होता है कि अथॉरिटी होती है, फिर उसके बाद जो है डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेशन बोर्ड होता है जिसका चेयरपर्सन होता है, और इसका जो फंक्शन होता है ना DERB का, इसका फंक्शन होता है कि लोकल लेवल की सुपरविज़न करनी है, इन्फोर्समेंट स्टेशन जो हैं इन्फोर्समेंट स्टेशंस को मॉनिटर करना है,
मॉनिटरिंग और लोकल लेवल सुपरविजन। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका प्रोसीजर पढ़ना है। प्रोसीजर किस तरह से होता है कि सबसे पहले जो है एक कंप्लेंट आई है, ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक कंप्लेंट, ठीक है, ये हमारे पास आ गई कंप्लेंट। तो ये कहाँ से आती है, कौन कौन इसको भेजता है? या तो ये आ जाता है कोई विसल ब्लोअर, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास होता है कोई पब्लिक कंप्लेंट होती है। नंबर 3 पे हमारे पास होता है कोई डिपार्टमेंट रेफरेंस होता है। नंबर 4 पे हमारे साथ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, सबसे पहले हमने पता हो कि ये विसल बॉलर क्या होता है। ये ऐसा पर्सन होता है या कोई भी जाके डिपार्टमेंट को बताता है कि इसने ये जुर्म किया है या इसने ये गलत काम किया हुआ है, तो ये जाके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। इसे हम कहते हैं विसल ब्लोअर, ठीक है, जो डिस्क्लोज़र करता है। अब ये जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट है हमारे पास, ये कहाँ जाती है, इन्हें कौन रिसीव करता है? रिसीव कौन करता है? या तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या जो है एसडीओ। इन तीनों में से कोई भी ये पर्सन जो है, समझे ये पर्सन है, वो इन तीनों में से या इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है, या ये इन तीनों में से कोई भी जो है वो इनको आके दे सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लेनर, ये है हमारे पास रिसीवर्स, ठीक है। एक बेसिक समझ आ गई कि कोई भी जाके किसी को कंप्लेन करता है, कौन कंप्लेन करता है, कौन कंप्लेन ले रहा है, तो वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास होता है प्रीलिमिनरी एक्शन। ये क्या होता है? ये होता है, अब हमारे पास ये कंप्लेन आ गई, हमने रिसीव भी कर ली, यहाँ से आई और हमने इसे रिसीव कर ली, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट के पास आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये होता है कि इसको इंस्पेक्शन करता है इस कंप्लेन की। और इंस्पेक्शन कौन करता है? बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर इस कंप्लेन की इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन करता है कि ये कोई पब्लिक नॉसेंस तो नहीं है या कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। वो ये सारा कुछ जाके कौन इंस्पेक्ट करता है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब तक हमने 3 चीज़ें क्या पढ़ ली? हमने कंप्लेनर के बारे में पढ़ लिया, फिर उस कंप्लेन को रिसीवर कौन करता है वो पढ़ लिया, फिर इसकी इंस्पेक्शन कौन करता है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इंस्पेक्शन कौन कर रहा है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर कर रहा है। ये सारा कुछ वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करता है। इफ़ कन्विक्टेड, अगर तो उसे लगता है कि ये वाकई में कोई अथेंटिक जो है कंप्लेन है, कोई इसमें वाकई इसने कुछ गलत किया हुआ है, कोई वायलेशन की हुई है लॉ की, कुछ पब्लिक नॉसेंस किया हुआ है, तब ये क्या करता है? ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक रिपोर्ट इशू करता है जिसको कहते हैं ईपीओ। अब ये ईपीओ क्या है? ईपीओ जो है हमारे पास, ये है हमारे पास इन्फोर्समेंट प्रोसेस ऑर्डर, या इसे कहते हैं हम इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ठीक है। ये होता है हमारे पास इन्फोर्समेंट प्रोसेस ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है? इस कंप्लेन के अंदर होती है डिटेल्स ऑफ वायलेशंस, कि इसने ये डिटेल्स होती हैं वायलेशंस की। इसमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन टू ऑफेंडर, टाइम टू कंप्लाई, ठीक है। और हमारे पास होते हैं पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस, ठीक है। इसे हम ज़्यादातर इसको इन्फोर्समेंट प्रोसेस भी कहते हैं, या इसे हम कहते हैं, इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर,
ठीक है, ये दोनों इसके नाम है, ज़्यादा मोस्टली पेपर में यही होता है, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ठीक है, कंप्लेन आई, रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद इंस्पेक्शन हुई। किसने इंस्पेक्शन की? इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने। जब इसने देखा कि ये कन्विक्टेड है, कि वाकई में इसने गलत हो गया, वो क्या जारी करेगा? एपीओ। एपीओ में क्या होगी? ये सारी डिटेल्स होंगी। अब एपीओ से आगे प्रोसेस किस तरह से होता है? ठीक है, अब ये एपीओ जारी हो गया। अब जो होता है कि ऑफेंडर जो होता है, ऑफेंडर कहता है कि नहीं, मैंने जो है कोई वायलेशन नहीं की, मैं कन्विक्टेड नहीं हूँ। वो क्या करता है? वो सबमिट करता है, सबमिट रिप्रेजेंटेशन। किसको सबमिट करता है? वो सबमिट करता है हेयरिंग ऑफिसर को। एसडीओ के ऊपर जो होता है वो होता है हेयरिंग ऑफिसर, और इसकी एक टाइम लिमिट होती है कि इसने ये 15 डेज़ के अंदर जो है सबमिट करानी होती है। अगर ये 15 डेज़ के अंदर एपीओ जारी होने के 15 डेज़ के अंदर वो जारी नहीं करवाता तो वो उसको नलीफाई हो जाएगी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है एपीओ जारी होने के बाद 15 डेज़ के अंदर, तो ये जो है एपीओ जो है ये ऑफेंडर जो है ये किसको सबमिट करवाता है? रिप्रेजेंटेशन विद एपीओ, कि ये जो है आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने मेरे ख़िलाफ़ ये की सब कुछ डिटेल्स वगैरह दी हैं, ये जाके इसको सबमिट कराता है विद इन 15 डेज़ के अंदर। ठीक है, अब हेयरिंग ऑफिसर जो है वो तो यहाँ वो कहता है कि ये सही नहीं है, उसका रोल ये होता है कि डिसाइड करता है केसेस ऑन एपीओ, कि वो उस जो है इस एपीओ के बेसिस पे डिसाइड करता है। ठीक है, अब वो कहता है, या तो वो कहता है कि सही है, आपने जो रिपोर्ट जारी हुई है बिल्कुल ठीक है, नहीं होती तो वो उसको ख़त्म कर देता है। अब इसका रोल क्या होता है इस ईपीओ का? इसका रोल ये होता है कि ये डिस्पोज करता है कॉन्फिस्केटेड गुड्स को, सील को करता है, सील कर देता है प्रेमिसेस को, इन्फोर्समेंट कॉस्ट वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो इसका फंक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अब ये जो हेयरिंग ऑफिसर है ये कहता है कि ये जो ईपीओ है ये राइट है बिल्कुल, ये ऑफेंडर अभी भी कह रहा है कि नहीं, ये भी गलत जारी हुई थी, ये भी मेरे खिलाफ गलत हुआ है। अब 30 डेज़ के अंदर, हेयरिंग ऑफिसर के 30 डेज़ के बाद क्या होता है कि डिप्टी कमिश्नर को जो है ये ऑफेंडर जो है ये कहता है कि ये मेरे साथ इस तरह से एपीओ ने ये जारी किया है, और हेयरिंग ऑफिसर ने भी इसको सही करार दे दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है अब ये जो डिप्टी कमिश्नर होता है इसके पास कितने डेज़ होते हैं? 45 डेज़ होते हैं। ठीक है, इन 45 डेज़ के अंदर जो है ये फ़ैसला कर देता है इस सब चीज़ का। अच्छा, उसके बाद ये होता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अब ये जो कंप्लेनर थे, ये जो हमारे पास कंप्लेनर थे, ये था हमारे पास, ये था पब्लिक थे। अब ये जो है अगर तो ये गलत इन्फॉर्मेशन होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो इसको 6 मंथ इसको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, और उसके साथ इम्प्रेसमेंट अप टू 6 मंथ और 1 लाख फाइन के गलत इन्फॉर्मेशन देने के ऊपर। ये सारा कुछ किसके साथ हो सकता है? इसके साथ, विसल ब्लोअर के साथ। ठीक है, इस तरह से ये पहले कंप्लेन आई, रिसीव हुई, इंस्पेक्ट कितने की इन्फॉर्मेशन, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने उसने एक रिपोर्ट जारी की, एपीओ एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। उसके बाद ऑफेंडर गया हेयरिंग ऑफिसर के पास, सबमिट किया अपनी रिपोर्ट कि ये एपीओ गलत हुआ है, 15 डेज़ के अंदर उसने सबमिट करनी होती है। फिर भी वो नहीं मानता तो 30 डेज़ के अंदर कहाँ पे जाता है? डिप्टी कमिश्नर के पास। उसके बाद 45 डेज़ के अंदर वो फैसला करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कि इन्फोर्समेंट किस तरह से काम करता है, और रिकॉर्ड वगैरह जो कीप होता है वो सारा कौन करता है? बाय सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एसडीओ सारा रिपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड को जो है कि रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अरेस्ट की पावर किसके पास होती है, या जो है
ये यहाँ पे कुछ मैं इम्पोर्टेंट फ्लॉज ऑफ अथॉरिटी बता देता हूँ कि किस तरह से होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है ये है हमारे पास गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है ये अथॉरिटी, ठीक है। देन अथॉरिटी क्या अपॉइंट करती है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। ये हमारे पास नंबर 1। नंबर 2 पे हमारे पास रहता है अथॉरिटी सुपरवाइज क्या करती है, सुपरवाइज बाय DERB डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेशन बोर्ड, ठीक है। उसके बाद DRB जो होता है ये किसको करता है, ये इन्फोर्समेंट स्टेशन को, इन इन्फोर्समेंट स्टेशन का हेड कौन होता है, SDO, ठीक है। हेयरिंग ऑफिसर जो होता है ये क्या करता है, ये हेयर करता है रिप्रेजेंटेशन को जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है जो जारी करता है, ठीक है। ये डिसाइड करता है पेनल्टीज़ को, कॉस्ट रिकवरी, ठीक है, कॉन्फिस्केशन, ये सारा कुछ कौन करता है, हेयरिंग ऑफिसर। तो ये थे हमारे पास इन्फोर्समेंट प्रोसीजर, किस तरह से इन्फोर्समेंट का प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर्स। पावर्स में देख लेते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हैं जो आपने याद रखने हैं। वो पेपर में पूछ सकता है कि ये सेक्शन किसकी पावर के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हमारे पास अथॉरिटी की अगर पावर देखनी हो तो वो हमारे पास सेक्शन नंबर 10 में आता है। सेक्शन नंबर 10 में किसकी पावर्स आती हैं, पावर्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है कि कौन होता है, चेयरपर्सन CM पंजाब होती है, और उसके बाद जो है DG होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास है पावर ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 10। ये आपने याद रखना है, वो पेपर में पूछ सकता है कि अथॉरिटी, पावर अथॉरिटी किस सेक्शन में डिस्क्राइब की गई हैं, तो वो हमारे पास है सेक्शन नंबर 10। अच्छा, इसमें वही सारा कुछ रहता है, अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट हमारे पास हेयरिंग ऑफिसर आ जाता है, अथोराइज्ड ऑफिसर आ जाता है हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाता है कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास ये कि एम्प्लॉइज़ की मैनेजमेंट, और इसमें फाइनेंशियल पावर्स। और ये अथॉरिटी क्या, एक और इसकी मेन पावर होती है, वो होती है हमारे पास पेक्यूनरी लिमिट्स। अब ये पेक्यूनरी लिमिट्स क्या होते हैं, फॉर एम्प्लॉइज़ टू इम्पोज फाइन, कि वो इन्हें एक लिमिट बताते हैं कि आपने ये फ़ाइन करना है, इतना फ़ाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं पावर ऑफ बोर्ड। पहले हमने पावर ऑफ अथॉरिटी पढ़ी थी, अब है हमारे पास पावर ऑफ बोर्ड। ये कौन से सेक्शन में आते हैं, ये आते हैं सेक्शन नंबर 14 में, वो होती है सेक्शन नंबर 10। ये है 14 हमारे पास, जिसमें बोर्ड की सारी पावर्स आ जाती हैं हमारे पास। इसमें वो सारा रहता है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैं आपको बताया था DC इसमें होता है इंक्लूडेड, डिप्टी पुलिस ऑफिसर भी होता है हमारे पास। ये इनका मेन काम यही होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। फिर हमारे पास रहता है कि डाटा की असेसमेंट, इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म,
रिपोर्टिंग, ये सारी फंक्शन जो है हमारे पास आ जाती हैं पावर ऑफ बोर्ड। अब है हमारे पास पावर ऑफ चेयरपर्सन। ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 15। ये आपने सेक्शन लाजमी याद रखने हैं। अब तक हमने 3 सेक्शन पढ़ लिए हैं, 10, उसके बाद हमने पढ़ा 14, फिर हमने पढ़ा 15। 14 हमारे पास आ जाती है अथॉरिटी की पावर, ये आ जाती है हमारे पास बोर्ड की पावर, ये आ जाती है हमारे पास चेयरपर्सन की पावर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, चेयरपर्सन की पावर में देखें तो वो अपनी जो है एक्सरसाइज करता है पावर प्रोवाइडेड इन द एक्ट, जो एक्ट के अंदर दी गई हैं रेगुलेशंस, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वही सारी होती हैं चेयरपर्सन की, जो एक रिपोर्टिंग होती है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 19, इसमें होता है इन्फोर्समेंट स्टेशंस। अब पावर ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस क्या हैं? इन्फोर्समेंट स्टेशंस ES। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी इस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बता दी कि इसकी किस तरह से होती है इन्फोर्समेंट स्टेशन की। सबसे पहले हमारे पास होता है SDO होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास डेंट्स होते हैं और सपोर्टिंग स्टाफ होता है। ठीक है, और इसी तरह से हम ये इसकी पावर्स ये होती हैं कि जो ये होता है हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये क्या जारी करता है, ये APO जारी करता है, जो फिर आगे जाती है हेयरिंग ऑफिसर के पास। तो इस तरह से ये इसमें पावर बता गए। अब तक हमने कितनी पढ़ ली? 10, 14, 15 एंड 19। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर 31, पावर टू अरेस्ट। ठीक है, पावर टू अरेस्ट। तो ये पावर किसके पास होती है? ये पावर होती है हमारे पास SDO के पास, EO के पास और IO के पास। इन तीनों के पास ये पावर्स होती है। और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे जो है परमिटिंग होते हैं अरेस्ट की मिल जाती है, जैसे कुछ ऑफेंसेस इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें उसके बाद रेफरेंस बाय डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस पे भी। अच्छा, और आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है ये किसकी ज़िम्मे होती है? ये सारी जो होती है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम होता है रिकॉर्ड कीपिंग का। ठीक है, हमने कौन से पढ़ लिए थे? 10, 14, 15, 19, 31। ये अथॉरिटी, बोर्ड, उसके बाद हमारे पास 15 में आ जाता है चेयरपर्सन, 31 में हमारे पास आता है अरेस्ट, और ये 19 में हमारे पास आता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट स्टेशन, और ये हमारे पास अरेस्ट। और उसके बाद 35 में हमारे पास आ जाता है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो सेम मैंने बता दिए बार बार के APO, फिर उसके बाद हेयरिंग ऑफिसर, और इस तरह से ये होता है हमारे पास। और इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है पावर्स, इश्यूज़ एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस, सेक्शन नंबर 40। डिलीवरी ऑफ नोटिस। अब इसमें है कि जो नोटिस देना होता है उसके डिलीवरी ऑफ नोटिस 2 से 3 या उससे ज़्यादा जो मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है पर्सनल सर्विस। ये किस तरह से होते हैं? डायरेक्टली कि कोई भी ऑफेंडर है उसको डायरेक्टली जाके उसको नोटिस कर दिया, और उसके बाद जो है सर्विसेज एट प्रीमिसेस, कि इसमें ये होता है कि जब ऑफेंडर जो होता है वो पर्सनली सर्व नहीं करता, वो लेने से इनकार कर देता है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ नोटिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विया कॉरियर।
न्यूज़पेपर, ठीक है। ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 40। 31 इम्पोर्टेंट है, 40 भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से डिलीवरी की जाती है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास सेक्शन नंबर 41। 41 में हमारे पास रहता है पेनल्टीज़ कि सारी पेनल्टीज़ वो कहता है जो लॉ के अंदर दी गई हैं वही ही फॉलो की जाएंगी। इसके अलावा कोई भी जो है आउटसाइड कोई भी जैसे आर्मी की पेनल्टीज़ है कुछ भी है वो इस पर लागू नहीं होगी। उसके बाद है कि पेक्यूनियरी लिमिट्स और पेनल्टीज़ 42। पेक्यूनियरी लिमिट्स में हमें पता है कि इम्पोज फाइन करने होते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है। उसके बाद हमारे पास 43 है प्रिवेंटिव मेजर्स के। 43 में हमारे पास होता है कि हेयरिंग ऑफिसर कहता है कि आप जो है एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और प्रोवाइड श्योरिटी, इसकी वो कोई श्योरिटी दे दे या कोई बॉन्ड वगैरह उसकी जगह पे भी बेल हो जाती है। फिर हमारे पास है 78 पावर टू मेक रूल्स, 79 पावर टू फ्रेम रूल्स, फ्रेम रेगुलेशंस, फिर है 80 हमारे पास अमेंडमेंट, ठीक है। कौन कौन से हमने इसमें पढ़ लिए, 10 पढ़ लिया जिसमें अथॉरिटी की आती है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ लिया था 14, 15, 19 और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट 31 पावर टू अरेस्ट। 40 हमारे पास आ जाता है जी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिलीवरी ऑफ नोटिस। 41 हमारे पास पेनल्टीज़, 43 78 रूल्स, 79 रेगुलेशंस और 80 हमारे पास है अमेंडमेंट। तो ये था हमारे पास पीरा एक्ट 2025 जिसमें हमने सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने इसके पढ़े कि किस तरह से जो है सज़ा दी जाती है, इन्फोर्समेंट किस तरह से कंपोजिशन है, अथॉरिटी किस तरह से है, डिवीज़न लेवल पे किस है, प्रोविंशियल लेवल पे, तहसील लेवल पे, और एक इन्फोर्समेंट जो कंप्लेन आती है उसको किस तरह से जो है फॉलो किया जाता है उसका प्रोसीजर। तो वो हमने सारा पढ़ लिया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स थी पीरा की कि वो अमेंड कर सकती है लॉज को, लॉ को बना सकती है। तो ये सारे हमने पढ़ लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और फर्दर हम जो एक्ट रह गए हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह चैनल पर अपलोड करेंगे।